Hello everyone, my name is Rama Sri Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you 30 most important idioms and phrases. Okay? तो चलिए देखते हैं lecture number 13. Okay guys? Now go for the next. Wait a minute please. Okay. चलिए तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला इडियम है, बहुत ही खूबसूरत इडियम है. देखिए क्या होता है, टू क्लियर द एजियन स्टबल्स. अब अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आप नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसकी स्टोरी नहीं पता है. इस स्टोरी को समझाऊंगा मैं पहले आपको ये बता करके कि एक्चुअली एजियन क्या चीज है, ऐसा क्या है इसमें जो एजियन स्तबल के बारे में कहा जाता है. तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एजियन है और एक स्तबल है इस यहाँ पे, ठीक है. और ये स्तबल काफी गंदा हो गया था. इस स्तबल को साफ करने के लिए एजियन ने क्या किया था, दो नदियों की धारा को ही मोड़ दिया था और विद इन अ सेकेंड पूरा का पूरा स्तबल एकदम साफ हो गया था, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था. तो आप देख सकते हैं कि एजियन स्तबल, इसका मतलब सब साफ हो गया, सारा चीज साफ हो गया. तो इसका प्रयोग अब किस चीज के लिए किया जाता है कि जैसे क्राइम को साफ करना, कि काश कोई ऐसा मंत्री आ जाए, काश कोई ऐसा, जैसे आपने एक नायक मूवी देखा होगा तो उसमें ऋषि कपूर, अरे सॉरी, जो अनिल कपूर बनता है चीफ मिनिस्टर और 24 घंटे के अंदर बहुत क्राइम कंट्रोल कर देता है. तो आप कह सकते हैं कि जो अनिल कपूर ने काम किया वो एजियन स्तबल की तरह काम किया था, है ना. तो आप देख सकते हैं, अब आपको इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आएगी. देखिए लिखा है ना, एजियन स्तबल मोस्ट ऑफन अपीयर्स इन द फ्रेज क्लीन द एजियन स्तबल विच यूजुअली मीन्स क्लियर अवे करप्शन. एकदम देखिए लिखा है ना, क्लियर अवे करप्शन, करप्शन को पूरी तरीके से खत्म कर देना. ठीक है, अब मैं आपको आगे चलता हूं और समझाता हूं. तो एजियन स्तबल का मतलब क्या होता है ना, टू रिमूव करप्शन वेरी फास्ट एंड वेरी क्विकली. तो देखिए लिखा हुआ है, टू परफॉर्म ग्रेट वर्क ऑफ प्यूरिफिकेशन. शुद्धिकरण के लिए कोई कार्य बहुत ही बड़े स्तर पे करना, कोई भी कार्य बहुत ही बड़े स्तर पे करना. ओके, so now come to the point please, and I'll be discussing you all. Okay, wait a minute please. I'm sorry for disturbance, really sorry for disturbance. ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है, every effort should be made to clean the Aegean stubble of every department of our country. हमें अपने देश के सारे डिपार्टमेंट को वैसे ही साफ कर देना है जैसे एजियन ने साफ किया था. मतलब रूट आउट करप्शन, है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप. आप देख सकते हैं, ठीक है. ओके, आई होप आपको समझ में जरूर आ गया. आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान क्या कर रहा है, करप्शन को फिनिश कर रहा है. ठीक है. सो वंस वाइल्ड ओट का मतलब क्या होता है, सो वंस वाइल्ड ओट का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा इडियम्स है. इसका मतलब क्या होता है कि अय्याशी करना. जैसे कुछ लोग स्पेशली युवा अवस्था में पैसे ज्यादा होने की वजह से कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं ड्रिंकिंग में, लड़कियों के साथ अलल जुलूल बातें बहुत सारा करते हैं, काम करते हैं, तो सही कहते हैं. तो देखिए लिखा हुआ है, स्पेशली अ यूथ पर्सन does a lot of exciting things with है ना irresponsible behavior and has a lot of sexual relationship. आप इस इमेज को देख सकते हैं कि a man has a lot of sexual relationship with girls and with other people, right? तो ये इसी सेंस में ये यूज किया जाता है. ठीक है, देखिए लिखा हुआ सिनोनिम्स क्या है, बी मिसबिहेवियस, बी मिस्चीवियस, सॉरी, डू रॉन्ग एंड मिसकंडक्ट. तीन वर्ड होते हैं, बी मिस्चीवियस शरारती होना, मिसकंडक्ट का होना. तो ये सारी चीजें होती हैं. आप इस इमेज को भी देख करके समझ सकते हैं, राइट. देखिए लिखा है, ही सोड हिज वाइल्ड ओट बिफोर सेटिंग डाउन. ठीक है, सेट डाउन होने से पहले उसने वाइल्ड ओट शो किया. तो वाइल्ड ओट का मतलब होता है, सो वाइल्ड ओट का मतलब होता है कि अयासी करना, एंजॉय विद मेनी गर्ल्स इन इलीगल वे. ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को. तो सो वंस वाइल्ड ओट का देखिए एक और बेहतरीन डेफिनेशन है, टू डू वाइल्ड एंड फुलिश थिंग्स इन वंस यूथ. अपने युवा अवस्था में, है ना, बहुत सारे इलीगल रिलेशन बनाए रखना या गलत कार्य करना.
ठीक है, लिखिए आगे भी डेफिनेशन है, टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप पर्टिकुलरली व्हेन वन इज यंग, है ना, दे लुक अपॉन हिज इनडिस्क्रिमिनेशन एज जस्ट हिज सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स। ठीक है, अब देखिए अगला है इडियम्स आपका, टू वॉश योर लॉन्ड्री इन पब्लिक। तो वॉश योर लॉन्ड्री इन पब्लिक का मतलब क्या होता है कि भाई आप ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर घर के कपड़े आप बाहर पब्लिकली धुल रहे हो, इसका मतलब आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, जो कि देखना खराब लगता है, वो भी प्राइवेट क्लोथ्स को वॉश करना तो बहुत ही खराब चीज है। इसका मतलब ये कि कुछ अपनी प्राइवेट और गुप्त बातों को पब्लिकली बोलना, पब्लिकली सबके सामने कहना, राइट। तो हम समझेंगे वॉश वंस डर्टी लाइन इन पब्लिक या टू वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक का मतलब होता है, देखो बेटा लिखा है, डिस्कस वंस पर्सनल अनप्लीजेंट अफेयर्स आर क्वेरल्स इन पब्लिक, है ना, अपने पर्सनल अफेयर, पर्सनल बातों को पब्लिक में रखना। जैसे वॉश समवन्स डर्टी लाइन इन पब्लिक का मतलब होगा टू टॉक अबाउट समवन प्राइवेट आर एम्बैरेसिंग मैटर इन पब्लिक। एम्बैरेसिंग मैटर पब्लिक में बात करना ही क्या होता है, गलत माना जाता है, टू वॉश अ डर्टी लॉन्ड्री। ठीक है, अब देखिए, टू टॉक टू द पीपल आर इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, है ना, अबाउट पर्सनल थिंग दैट शुड बी केप्ट प्राइवेट। जो बातें, एज आई एम टेलिंग यू एन एग्जांपल, जैसे कि आपका कोई लव अफेयर है किसी से, है ना, अब आप उसको पब्लिकली जाके सबसे बताते हो तो ये गलत माना जाता है, इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन सिसला एंड चारबिडास। बिटवीन देखिए, बिटवीन सिसला एंड चारबिडास का मतलब क्या होता है, अब इसको तो आप तभी समझ पाएंगे जब मैं आपको और आगे चल के समझाऊंगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बिटवीन सिसला एंड चारबिडियास का मतलब क्या होता है। देखिए ये आपकी क्या है, नाव है। ठीक है, अब आप देखिए इधर क्या है, सिसला है और इधर चारबिडास है। इसका मतलब कि इधर भी खतरा है और इधर भी खतरा है। आपके सामने मतलब कहते हैं लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक और है दरिया, एक और है खाई, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है ना। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच में पड़ना, है ना। तो बिटवीन, है ना, सिसला एंड चारबिडास का मतलब हो गया कि दोनों तरफ खतरा, है ना, चूजिंग बिटवीन टू इविल्स, है ना, दो चीजें गड़बड़ हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, है ना, किधर जाऊं कुछ समझ में ना आना ही इसे कहते हैं बिटवीन सिसला एंड चारबिडास। ठीक है, आप इस इमेज को अच्छे से देखेंगे, ये नाव है, इधर भी खतरा उधर भी खतरा। ठीक है, बिटवीन सिसला एंड चारबिडास, बीइंग बिटवीन सिसला एंड चारबिडास इज एन इडियम डेराइविंग फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी which has been associated with the proverbial, है ना, advice, है ना, to choose the lesser of the two evils। दो समस्याओं में पड़ जाना, इधर भी समस्या उधर भी समस्या। आई होप आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता और आपको स्टोरी नहीं पता होती तो आप बिल्कुल नहीं कर पाते। इस नाव को भी देख सकते हैं, इधर भी खाई और उधर भी समस्या, है ना, कैसे आदमी बचे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगला है ऑन द हॉर्न ऑफ अ डायलेमा। ऑन द हॉर्न ऑफ डायलेमा का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए कि अब हार्न आप समझ रहे हैं ना, सींग होता है, जानवर का सींग होता है, उसी के बीच में कोई पड़ जाए तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। तो देखिए, टू बी इन द हॉर्न ऑफ डायलेमा मींस हैविंग टू चूज बिटवीन टू इक्वल अनडिजायरेबल ऑप्शन कोर्सेस ऑफ एक्शन, मतलब दोनों तरफ भी गड़बड़। अभी जो आपने पढ़ा था कुछ ऐसा ही सिचुएशन इसका भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूं। अब देखिए ऑन द हॉर्न ऑफ डायलेमा, अब ये सांड ने ऐसा पैर फंसाया, बेचारा ना इधर आ सकता है ना उधर जा सकता, क्योंकि उधर खाई है बहुत बड़ी, अगर उधर गया तो भी मरा और इधर आया तो भी मरा। आप सिचुएशन को देख सकते हैं, ऑन द हॉर्न ऑफ डायलेमा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्ले फास्ट एंड लूज। तो प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब आप देखिए क्या होता है कि इट इज एन इडियम मीनिंग टू एक्ट केयरलेसली, थॉटलेसली एंड इरिस्पॉन्सिबली। कोई व्यक्ति,
है ना। प्लेइंग फास्ट एंड लूज का मतलब वह व्यक्ति जो केयरलेस हो, राइट। उसके बाद विचारहीन हो, थॉटलेस हो, एंड इरिस्पॉन्सिबल हो, गैर जिम्मेदार हो। तो डोंट प्ले फास्ट एंड लूज विथ माई करियर, है ना। क्लियर है। बिहेव इन अ क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट वे, जाहिर सी बात है कि किसी के साथ डिसऑनेस्ट वे में व्यवहार करना, बर्ताव करना। आई एम टायर्ड ऑफ योर, देखिए लिखा है, कितना बढ़िया एग्जांपल है। आई एम टायर्ड ऑफ योर प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद मी, लीव मी अलोन। तुमने मेरे साथ बहुत धोखाधड़ी किया, एंड आई एम टायर्ड ऑफ योर प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद मी। अब आई कांट, है ना, लिव विद यू, दिस इज देयर। नेक्स्ट है डच करेज। क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डच करेज? डच करेज का मतलब क्या होता है? नॉर्मली इसका प्रयोग किया जाता है डच करेज मतलब हिम्मत ऐसे नहीं है, शराब पीने के बाद जो ताकत आती है, जो आवाज होती है, उसे ही हम कहते हैं डच करेज। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इमेज से भी देख सकते हैं। डच करेज का मतलब होता है कि दैट कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल। डच करेज रेफर का मतलब होता है कि ताकत आना, वो कैसे ताकत आना? ड्रिंक करने के बाद। जैसे बहुत लोग होते हैं, एक शब्द नहीं बोलते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब वो खूब भयंकर पी लेते हैं तो किसी से भी लड़ जाते हैं। तो अगर कोई ड्रंकन व्यक्ति है तो हम कह सकते हैं नाउ ही हैज गॉट डच करेज, है ना, उसे डच करेज मिल गया है। ठीक है। गिव द डेविल हिज ड्यू, देखो इसका अर्थ क्या होता है, गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका आशय क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा, अगर किसी गलत व्यक्ति के अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटी है तो हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, किसी गलत व्यक्ति के अंदर भी कुछ अच्छाइयां हैं तो हमें ले लेना चाहिए, कोई, है ना, इसका श्रेय जो होता है उसे देना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कि पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, वी शुड एडमिट द गुड क्वालिटीज इवन बैड अंडर अनडिजर्विंग पर्सन, है ना। कोई व्यक्ति खराब है, उसके अंदर कुछ अगर क्वालिटी है तो उससे मुझे ले लेना चाहिए था उसकी। जैसे कुछ लोग कहते हैं बुजुर्ग कि खराब से खराब इंसान के पास भी कुछ अच्छी क्वालिटी होती है ना। चाहे वो रावण रहा हो, चाहे वो दुर्योधन रहा हो, चाहे वो जो रहा हो, इन लोग खराब थे, उसके बावजूद भी कुछ अच्छी क्वालिटी जरूर थी। तो ऐसे व्यक्ति डेविल है लेकिन उसकी फिर भी हमें कुछ क्वालिटी ले लेना चाहिए था। गिव द डेविल हिज ड्यू, है ना। मतलब वी शुड एडमिट गुड क्वालिटीज ऑफ इवन अ बैड पर्सन। देखिए, है ना, टू गिव क्रेडिट टू समवन हु, है ना, डिजर्व्स इट इवन इफ यू डिसलाइक हिम और हर। उस व्यक्ति को भी सम्मान देना जिसे आप नहीं पसंद करते, फिर भी उससे कुछ न कुछ सीख लेने को ही कहा जाता है गिव द डेविल हिज ड्यू। अब देखिए, शो वंस ट्रू कलर, अपना, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं कि अरे वो अब वो अपने जाति का रंग दिखा ही देता है। कई बार बॉस बहुत ही लिबरल हो जाए, बहुत ही अच्छे से एम्प्लॉय से बात करने लगे और किसी किसी दिन स्ट्रिक्ट हो जाए, तो कई बार लोग कह देते हैं अच्छा ये दिखा ही देते हैं कहीं ना कहीं कि हम बॉस हैं। मतलब अपना जो ट्रू कलर है, जो उनका ट्रू नेचर है, वो दिखा ही देते हैं। जैसे कोई चोर व्यक्ति हो, वो कितना भी ईमानदार बन जाए तब भी लोग कहते हैं कहीं ना कहीं ये दिखा ही देता है कि हम पुराने चोर हैं। आप डेफिनेशन को देखेंगे तो यू शो योर ट्रू कलर इफ यू शो, है ना, व्हाट यू आर रियली लाइक, आर यू रिवील योर ट्रू कैरेक्टर। मतलब आप अपना जो रियल कैरेक्टर है उसे शो करते हैं, तो ही शोज हिज ट्रू कलर। ट्रू कलर का मतलब कि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति कपड़े वगैरह दूसरा पहना रहता है जेंटल कलर का, सब कुछ जेंटल लगता है, लेकिन फाइनली होता क्या जाता है कि वो अपना ट्रू कलर दिखा ही देता है। क्लियर, मतलब जो उसकी जो ओरिजिनल नेचर होता है वो आ ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं अगर ये शेर है या भेड़िया है तो अपना ये ट्रू कलर दिखा ही देगा। देखिए डेफिनेशन है, अच्छे से देखिए। टू शो योर वंस ट्रू कलर मीन्स टू रिवील योर ट्रू कैरेक्टर, फीलिंग, ओपिनियन, इटीसी। ऑलवेज यूज इन नेगेटिव सेंस। इसका प्रयोग किसमें होता है? नेगेटिव सेंस में होता है। ट्रू कलर का मतलब जो आपकी रियल हैबिट होती है, रियल नेचर होता है। ऑन टेंटर हुक का मतलब क्या होता है? टेंटर हुक का मतलब होता है नर्वस होना। टेंटर हुक, हुक तो मतलब समझ, कोई हुक पे लटक जाए तो नर्वस तो बेचारा हो ही जाएगा, है ना। किसी को जेसीबी से उठा लिया जाए ऐसे हुक की तरह तो नर्वस तो हो ही जाएगा। नर्वसली वेटिंग टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
मतलब गंभीरता से इंतजार करना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हे भगवान आगे क्या होगा। तो नर्वसली वेटिंग टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो टेंटर हुकर मतलब क्या होता है, टू बी नर्वसली एंटीसिपेटिंग समथिंग इन अ स्टेट ऑफ सस्पिशन और एंजाइटी, चिंता में होना कि अब भगवान जाने आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। जैसे कोई मूवीज वगैरह हम देखते हैं, हे भगवान हीरो तो मर गया, अब देखो हीरोइन का आगे क्या होता है, वो भी मर जाएगी क्या, देखो मरती है कि नहीं मरती, बहुत सारी बातें उसमें आ जाती हैं। तो देखिए एग्जाम है, आई टूक एन एग्जाम लास्ट वीक एंड आई एम ऑन टेंटर हुक वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मैंने एग्जाम दिया, दे तो दिया एग्जाम, देखो भगवान आगे क्या होता है। समझ गए आप, क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर। मैं आपको बता दूं, जैसे आप जंगल में प्रवेश कर गए, ठीक, और जंगल में जाते 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 जब आप जंगल से बाहर निकल जाते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब मैं खतरे से बाहर हो गया, हे भगवान अब कोई खतरा नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ डिफिकल्टीज डेंजर आर ट्रबल एज एंड वी आर थ्रू द वर्स्ट ऑफ द रिसेशन, वी आर आउट ऑफ द वुड्स नाउ। देखो वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, आप जानते हैं। और जब हम इसमें यस लगा देते हैं, वुड्स कर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है जंगल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जंगल हो जाता है। वुड्स का मतलब, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है ना, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है। तो एमर्ज फ्रॉम डिफिकल्टी, राइट, ओके। तो आप देख लीजिए, टू बी आउट ऑफ डेंजर आर डिफिकल्ट सिचुएशन। आप देख सकते हैं इस इमेज को, मैडम जंगल से बाहर आके जंगल की तरफ देख रही है। ओ राइट नाउ आई एम आउट ऑफ डिफिकल्टीज, मैं डिफिकल्टी से बाहर हो गया हूं, ठीक है। अब स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन राउंड होल, इसका मतलब कि हन अप्रोप्रिएट व्यक्ति को सही जगह पे बैठाने की कोशिश करना, ठीक है। स्क्वायर पेग इन, अब देखिए आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए ये स्क्वायर है और ये राउंड होल है, आप इसमें अगर आप इसको डालेंगे तो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब अयोग्य व्यक्ति को, है ना, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को योग्य जगह बैठाना। देखो सेंटेंस लिखा है, समवन हु डज नॉट फिट इन अ पर्टिकुलर प्लेस आर सिचुएशन, they felt like a square peg in a round hole at the new school until she made some new friends। कहीं अगर आप जाते हो, इसलिए भी प्रयोग किया जाता है, कहीं आप गए, किसी के यहां गए और आपको कोई नहीं जानता है, किसी पार्टी वगैरह में, राइट, आपको एकदम अनकंफर्ट महसूस होगा, है ना, आपके लिए वो सुटेबल जगह नहीं है, अयोग्य जगह नहीं है, आप अनकंफर्ट महसूस करोगे, तो वही होगा कि आप क्या हो जाएंगे, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। देखिए डेफिनेशन भी है, अ पर्सन हु डज नॉट फिट इनटू अ जॉब आर पोजीशन। इसका सही डेफिनेशन क्या होगा, अ पर्सन हु डज नॉट फिट इनटू अ जॉब आर पोजीशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो जॉब के लिए फिट ना हो, पोजीशन के लिए ना फिट हो, उसे ही हम कहते हैं, ठीक है। कम ऑन एवरीबॉडी, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ये आपको मैं फिर से मैं दिखा देता हूं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रोक क्लियर पेयर ऑफ हिल्स। अब जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति चोरी करके बहुत तेजी से निकल जाए, कोई देख ही ना पाए। टीचर क्लास में गए, बच्चे आपस में लड़ रहे थे, टीचर को देखते ही तुरंत भाग निकले। तो यहां पे आप देखो कि शो अ क्लियर पेयर ऑफ हिल्स, आप का जो हिल है, आप इतनी झटके से निकल गए, कोई देख ही नहीं पाया कि आप भागे, आप निकले। इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप स्किप करके निकल गए, बड़े आराम से निकल गए। देखिए डेफिनेशन भी है, टू रन अवे टू मेक एन एस्केप क्विकली, लिखा है ना, टू रन अवे टू मेक एन एस्केप क्विकली, बाहर आराम से भाग निकलना, बच निकलना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एज सुन एज मोहित सॉ हिज टीचर कमिंग टू हिज हाउस ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, वो निकल गया, तेज से निकल गया, तेज से भागे। आप देख सकते हैं, टू रन आर मूव अवे फ्रॉम समवन एट ग्रेट स्पीड, कहीं देखिए ये बहुत तेजी से भाग रहे हैं, है ना, जिससे कोई कोई पकड़ ही ना सके, कोई मैच ही ना कर सके, कोई गैस ही ना कर सके, है ना। दिस इज देयर, पुल योर सेल्फ टुगेदर,
पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है, कई बार लोग गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं, फिर अपने आप को इकट्ठा करने लगते हैं, अपने आप को शांत करने लगते हैं, तो इससे होता है टू पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका मतलब पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है टू गेट कंट्रोल ऑफ योर इमोशन एंड एक्शन। देखिए लिखा है ना, टू गेट कंट्रोल योर इमोशन एंड एक्शन। एग्जाम्पल क्या है, ही इज फाइंडिंग इट हार्ड टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर आफ्टर द एक्सीडेंट। कोई घटना घट जाए, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फिर अपने को धीरे धीरे कूल कर लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं फिर एक रीगेन वंस कंप्योर सेल्फ कंट्रोल, है ना, अपना आपा खो देने के बाद अपने आप को संयम में ले आने को ही कहते हैं, है ना, कंट्रोल योर इमोशन एंड रिमेन काम, है ना। मैं आपको दो इमेज दिखाता हूं। देखिए एक मैडम बहुत तेज चिल्ला रही है, गुस्से में है एकदम। देखिए दूसरा मैडम एकदम क्या हो गई हैं, अपने को काम कर ली हैं, शांत कर ली हैं। और आप जितना शांत दिखेंगे उतने बेहतर आपके संबंध बनेंगे, उतने बेहतर लोग आपको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत तेज पानी बहता रहता है, लोग उतना ध्यान से नहीं देखते जितना शांत पानी को लोग देखते हैं ध्यान से। ठीक है, राइट अंडर वंस नोज का मतलब क्या होता है, ठीक नाक के सामने कोई काम होना। कोई बच्चा गलत कर रहा है आपका, आपके नाक के सामने, आपके ठीक सामने कोई चीज ठीक सामने होना फिर भी न दिखना। ठीक है, स्पेशली कोई गलत कार्य। देखिए लिखा है ना, इफ समथिंग स्पेशली अ बैड थिंग हैपेंस अंडर योर नोज, इट हैपेंस इन योर प्रेजेंस आर वेरी नियर टू यू एंड यू आइदर डू नॉट नोटिस इट। इस चीज को आपने अच्छे से नोटिस नहीं किया। कोई गलत कार्य होना, जैसे बच्चा आपका गलत कर रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि राइट अंडर योर नोज काम हो रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो राइट अंडर नोज है ना, विद इन अ साइट ऑफ समवन इजिली सीन और फाउंड। मैंने किसी की आंख के सामने कोई चीज होना और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर बेटे। अब देखो थ्रो डाउन द, है ना, गॉन्टल। गॉन्टल क्या होता है, जैसे गॉन्टल क्या होता है, सोल्जर्स का वो होता है, ग्लव्स होता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, अगर सोल्जर को चैलेंज करना होता तो उसने ग्लव्स फेंक दिया और कहा तुम मेरा छू लोगे, इसका मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। मैंने कहा ये रिमोट आपने छू लिया तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान राम ने क्या किया था, भगवान राम ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ दिया था, जो पकड़ेगा उसको मुझे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही है, थ्रो डाउन द गॉन्टल का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है टू चैलेंज। देखिए टू चैलेंज समवन टू फाइट टू डू समथिंग, किसी के साथ चैलेंज करना, फाइट के लिए। मैं आपको दिखाता हूं इमेज। देखिए लिखा है ना, ये इतिहास है, ये कहानी है। देखिए लिखा है ना, इन द डेज ऑफ नाइटहुड, है ना, एंड शिवैलरी, है ना, इफ अ नाइट, देखिए लिखा है यहां से, देखिए इफ अ नाइट वांटेड टू चैलेंज, वेट अ मिनट प्लीज, इफ अ नाइट वांटेड टू चैलेंज अनदर नाइट he would throw down his heavy gloves or gauntlet. If the challenged knight pick up the gauntlet, this means he has to accept the challenge. अगर उसने ये गैंटल को छू लिया, देखिए यही ग्लव्स है, इसी को गैंटल कहते हैं। अगर इसने फेंक दिया और आपने इसे टच कर लिया, इसका मतलब आप यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड यू आर रेडी टू फाइट विथ मी। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है, थ्रो डाउन द गैंटल का मतलब टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है, अंडर ड्यूरेस का मतलब क्या होता है, अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है कंपल्सन बाय द थ्रेट। कंपल्सन, कंपल्सन समझ सकते हैं, मजबूरी, थ्रेट माने धमकी। देखिए लिखा है ना, कंपल्सरी फोर्स ऑफ द थ्रेट, माने किसी अंडर ड्यूरेस मतलब धमकी देना, किसी को धमका देना और उस धमकी के वश में हो भी जाए, तो अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है कंपल्सन बाय थ्रेट और वायलेंस या कंपल्सरी फोर्स और थ्रेट। नेक्स्ट है क्लियर द डेक। अभी क्लियर द डेक अगर आपको ऐसे समझाएगा तो नहीं समझ में आ जाएगा। ये क्या है, नॉटिकल टर्म्स है, राइट। एक बार क्या हुआ युद्ध के समय, राइट, आपको मैं टर्म्स समझाता हूं तो और समझ में आ जाए। देखिए ये आगे का टर्म्स है, क्योंकि एक बार जब युद्ध हुआ तो जहाज जा रही थी, जहाज में माल वगैरह सब लदा हुआ था, सामान लदा हुआ था, है ना। अब देश में उस जहाज की जरूरत थी, तो कैप्टन ने कहा, देखिए लिखा हुआ है, to prepare for action, that term comes from the naval warfare in times of, है ना, wooden sailing ships
crew prepared for battle by fastening go down the removal of all loose objects to deck। अब इस जहाज में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन इसे चूंकि खाली करना था, राइट। अब खाली करके ही तो उसमें सोल्जर्स जा सकते हैं। ऐसे मोटी मोटी बात समझिए आप कि कोई बहुत बड़ा मालवाहक जहाज जा रहा है, राइट, और उस मालवाहक जहाज की जरूरत है सोल्जर्स को ले जाने के लिए युद्ध के समय। तो कैप्टन ने कहा कि जितना सामान है सब फेंक दो, क्लियर द डेक। इसका मतलब रेडी फॉर द एक्शन, क्लियर द डेक, सब कुछ खाली कर दो, सब कुछ फेंक दो, हमारे लिए जो जरूरी है उसे करो। इसका मतलब एक्शन में आ जाओ, मूव में आ जाओ। फिर मैं आपको पीछे चल के समझाता हूं क्लियर द डेक का मतलब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, टू रिमूव अननेसेसरी थिंग सो दैट यू आर रेडी फॉर एक्शन, लेट्स क्लियर द डेक एंड देन वी कैन स्टार्ट कुकिंग डिनर। मतलब जब हम कुछ नया करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्लियर द डेक, है ना। क्लियर द डेक इसका मतलब टू थ्रो अवे और टू गिव अवे एवरीथिंग, सब कुछ फेंक दो, एक्टिव हो जाओ, सब कुछ फेंक दो। कुछ नया शुरू अगर करना है तो, कुछ अच्छा करना है तो, दैट इज नॉट नीडेड आर टू फिनिश एनी वर्क दैट हैज टू बी डन सो दैट यू आर रेडी टू स्टार्ट समथिंग, टू रिमूव एब्स्ट्रक्शन, समस्याओं को हटा देना। क्योंकि अगर जहाज में सामान बहुत लदा है, अगर आप फेंकेंगे नहीं तो हमारे सोल्जर्स, उनके सारे आर्म्स एम्युनिशन कैसे रखे जाएंगे, रखे ही नहीं जाएंगे। बाधा को दूर करना, समस्याओं को दूर करना। क्लियर द डेक का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं क्लियर द डेक, बॉस ने कहा क्लियर द डेक, इसका मतलब इसमें सारा सामान हटाइए, कुछ और काम इसमें होना है, ठीक है। तो ये नॉटिकल टर्म्स है, टू प्रिपेयर फॉर एक्शन, दिस टर्म्स कम्स फ्रॉम द नेवल वॉरफेयर, है ना, इन दिस टाइम्स। नेक्स्ट है बेक एंड कॉल। ये बेक एंड कॉल का क्या मतलब होता है? बेक एंड कॉल का मतलब होता है अपने, मतलब किसी के ऑर्डर के प्रति एकदम अलर्ट रहना। बॉस ने कहा अरे आ जाओ, यस सर, वहां जाओ, यस सर, कहां हो, यहां हूं सर। हर बात को सुनना, हर बात को मानना। अब किसी के ऑर्डर को बहुत ध्यान से सुनना। बेक एंड कॉल का मतलब होता है, देखिए लिखा है ना, बेक एंड कॉल मीन्स टू बी रेडी टू है ना, रिएक्ट टू देयर कमांड्स विदाउट अ डिले। किसी के काम को बिना डिले किए परफॉर्म करना, किसी की आज्ञा बिना कहे डिले या बिना डिले किए मानना। जैसे देखिए एक लेडीज सर्वेंट है, यहां आओ, वहां चली गई, उसने कहा यहां चले गए। ये सो द गंटल, ये देखिए जो होता है ना, पहले एक लगाया जाता था पैर में, राइट। तो जैसे किसी को कहता था चले आओ जल्दी से, तो फटाक से उसमें चला जाता था, फिर वहां चला जाया करता था। तो इसी से बना हुआ है, टू डू व्हाट एवर अ पर्सन वांट्स यू टू, है ना, टू रिमेन, है ना, स्लैविशली, है ना, अटेंटिव टू ऑल हिज नीड्स। किसी व्यक्ति की आवश्यकता, हर आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसकी हर बात मानना ही क्या होता है, एट अ बेक कॉल या बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी के भी आज्ञा को बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी सुन करके उसकी काम को कर देना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। यहां भी देखिए, ऑलवेज विलिंग एंड एबल टू डू व्हाट एवर समवन वास्क्स। जैसे बॉस ने कहा गो एंड गेट इट योर सेल्फ, आई एम नॉट एट योर बेक एंड कॉल, यू नो, है ना, आई एम नॉट एट योर बेक एंड कॉल। कई बार नौकर थक जाते हैं, आप हर बात कहो मैं करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं हर काम नहीं कर सकता, मैं आपके हर बेक कॉल पे नहीं आ सकता। और कुछ सर्वेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं पेरेंट्स, या जो उनके बॉस कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। देखिए ईट वंस हार्ट आउट का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग जलते हैं किसी को देख करके, ईर्ष्या करते हैं, तो अपना ही दिल तो जलाते हैं, अपना ही तो दिल खाते हैं। कुछ लोग दुख के वजह से अपने दिल को खाते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से। देख लीजिए लिखा है ना, फील बिटर एंग्विश, बिटर होना, कड़वा होना, एंग्विश, ग्रीफ, सॉरो, जेलसी आर अनदर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस। इसे बोलते हैं ईट वंस हार्ट। इसका मतलब जेलसी होना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना। तो आप तभी तो अपने हृदय को खाओगे जब किसी के प्रति ईर्ष्या रखोगे, नहीं तो क्यों करोगे आप। देखिए ईट योर हार्ट आउट, देखिए ये व्यक्ति क्या है, ईर्ष्यालु है, इसीलिए तो परेशान है। देखिए ईट योर हार्ट आउट इज टू फील जेलस आर एनवियस ऑफ समवंस अचीवमेंट आर गुड फॉर्चून। किसी के अच्छे फॉर्चून को देख करके ईर्ष्या करना, है ना, जेलस करना ही इसे प्रयोग किया जाता है। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कहां होता है डिफिकल्ट सिचुएशन? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान के चलिए दुकान में गए, आप
आपको एक शर्ट लेनी है और उसने कहा, आपने पूछा भैया कितने की शर्ट है, आपने कहा भैया 2000 की शर्ट है। अब आपको लगा कि हमको लेना तो है नहीं, कुछ भी बोल दो यार, पैसे भी नहीं है। हमने कहा यार 300 का दे दो, ले लूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो 300 का देगा नहीं, मेरा जान छोड़े, अब मैं चला जाऊँ, 10 लोग वहाँ खड़े हैं। उसने कोई बात नहीं सर, आप 300 ही दे दीजिए। अब आप 300 है नहीं, तो आप टाइट कॉर्नर में फंसे कि नहीं फंसे। इसे बोलते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ना, है ना। नेक्स्ट है टू पुट इन द कॉर्नर। पुट इन द कॉर्नर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे किसी किसी बच्चे को कभी कभी है ना 2-4 हाथ मार करके मारा जाता है, तो वो कॉर्नर में ही चूज करके बैठता है, कॉर्नर में आके बैठ जाएगा। कई बार देखिए बच्चों को बढ़िया से लगा दीजिए 2-4 हाथ, तो कॉर्नर में बैठ के रोते हैं, तो इसका मतलब उसको क्या मिला, पनिशमेंट मिला। क्या मिला है, पनिशमेंट मिला। तो देखिए लिखा है मीन्स टू पनिश समवन, किसी को पनिशमेंट देना, किसी को पनिश करना। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, एट आर्म्स लेंथ, जैसे आजकल देखिए कोई आपके पास रहता है, भाई साहब थोड़ा दूर ही रहिए, इसका मतलब आर्म्स लेंथ का मतलब थोड़ा दूर ही रहिए, पास मत आइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज, देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज आर फ्रेंडली विद समवन आर समथिंग, है ना, सिंस गोइंग टू कॉलेज ही हैज केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ। जब से उसने अपना स्कूल छोड़ा है या स्कूल गया है, अपने फ्रेंड को दूर रखता है। जैसे बहुत सारे लोगों का नेचर होता है, अपने फ्रेंड को बहुत पास नहीं रखते हैं, लोगों से डिस्टेंस बना के रहते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट, टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज आर फ्रेंडली विद समवन आर समथिंग सिंस गोइंग टू कॉलेज ही हैज केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। देखिए ये लड़का इस लड़की के पास जाना चाहता था बात करने के लिए, लड़की ने कहा नहीं, कीप डिस्टेंस, एट आर्म्स लेंथ इज इंपॉर्टेंट। आप यहां भी देख लीजिए एट आर्म्स लेंथ, है ना, 36 का आंकड़ा है लगता है यहां, है ना। ऑल एगॉग का मतलब होता है, एगॉग का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड इन हाई स्पिरिट, इन ईगर एक्सपेक्टेशन। एगॉग, है ना, एगॉग एक व्यक्ति है, एक्साइटेड, ऑल एगॉग, सब लोग एक्साइटेड हैं, राइट, लाइक दैट, हाईली एक्साइटेड बाई, है ना, ईगरनेस, क्यूरियोसिटी, एंटिसिपेटिंग इटीसी। तो हाईली एक्साइटेड को कहा जाता है ऑल एगॉग। ऑल एगॉग मींस क्या होता है, हाईली एक्साइटेड। देख लीजिए, एक्साइटेड इन हाई स्पिरिट टू बी वेरी ईगर, इस बच्चे को आप देख सकते हैं हाउ मच एक्साइटेड ही इज, तो ही, दिस चाइल्ड इज ऑल एगॉग। बी फुल ऑफ बीन्स, बीन जो होता है आप जानते हैं बहुत एनर्जी देता है। अगर किसी के अंदर बहुत एनर्जी है तो आप कह सकते हैं यू आर फुल ऑफ बीन्स, है ना। बीन आप जानते हैं इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी पाई जाती है, तो कह सकते हैं टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, माई ग्रैंडफादर इज ऑलमोस्ट 80 years old बट, है ना, शी इज स्टिल फुल ऑफ बीन्स, है ना, मेरी ग्रैंड मदर 80 साल की हो गई फिर भी वो फुल ऑफ बीन्स है, मतलब यंग एनर्जेटिक है। तो टू बी हाई स्पिरिट एंड टू बी एनर्जेटिक, बहुत हाई स्पिरिट होना, किसी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का होना ही होता है फुल ऑफ बीन्स। आप देख लीजिए, दिस जेंटल लेडी इज फुल ऑफ एनर्जी, शी इज फुल ऑफ बीन्स, एंड नाउ सी दिस गर्ल इज जॉगिंग एंड शी इज फुल ऑफ बीन्स, है ना, आप जॉगिंग इट मींस आई एम फुल ऑफ बीन्स, राइट। नेक्स्ट है हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब आप समझते हैं किसी को कोयले पर घसीट दिया जाए, अच्छा लगेगा उसको, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा सर, ठीक है। तो देखिए हॉल समवन ओवर द कोल्स का मतलब होता है टू ड्रैग समवन ओवर द कोल्स मींस टू एंग्रीली स्कोल्ड और रेप्रीमेंड देम, किसी को भयंकर डांटना, बहुत बुरी तरीके से डांटना। भाई किसी को कोल पर घसीट लो आप, तो कितनी स्थिति खराब होगी। आप देख लीजिए, है ना, ये मैडम क्या कर रही है, इनको हॉल ओवर द कोल्स कर रही है, इसका मतलब भयंकर रूप से डांट रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं टू स्कोल्ड आर बी एंग्री एट समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। देखिए कितना भयंकर इनको स्कोल्ड, स्कोल्ड के हाथ में ले लिया इन्होंने, है ना, गेटिंग लाइक कुंभकर्ण, गेटिंग माय पॉइंट्स। तो देखिए क्या, टू स्कोल्ड आर बी एंग्री एट समवन फॉर डूइंग समथिंग, कुछ गड़बड़ करने के लिए किसी को डांटने का कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर द वंस फीट, इसका मतलब कि जैसे अगर आपके पैर के पास घास उग जाए जहां आप सोते हो, इसका मतलब यू आर वेरी लेजी। देखिए लिखा भी है ना, when we tell something to not let the grass grow under their feet we are telling them to moving to stop hesitating। इसका मतलब कि टू बी लेजी, जो सिंपल डेफिनेशन हो गया कि टू बी लेजी। अब देखिए भाई साहब सो रहे हैं, इनके आसपास में घास उगाया है, तो आप कह सकते हो। नेक्स्ट है राइज फ्रॉम द रैंक।
तो राइज फ्रॉम द रैंक का मतलब राइज माने उठना, रैंक से ऊपर, मतलब किसी छोटे पद पर रह करके तब मनुष्य मेहनत तपस्या करके ऊपर की ओर बढ़ने को ही क्या होता है, राइज फ्रॉम द रैंक होता है। टू डिस्क्राइब द राइज ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ऑर्डिनरी, देखिए क्या होता है ना, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पोजीशन से आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे टीना रोज फ्रॉम द रैंक बिकॉज एंड बिकेम द सीईओ ऑफ द कंपनी, किसी बहुत छोटे से पद से आगे बढ़ने को ही कहा जाता है राइज फ्रॉम द रैंक। विद, है ना, देखिए, विथ लिटिल पावर और अथॉरिटी एंड ग्रेजुअली गेन मोर पावर एंड अथॉरिटी टू राइज फ्रॉम लो पोजीशन। देखिए ये पोजीशन इनकी यहां थी, इन्होंने मेहनत करके यहां पोजीशन ले लिया। नेक्स्ट है हैव अ हाई होप्स ऑन, माने क्या होता है, टू बी कॉन्फिडेंट दैट समवन विल बी सक्सेसफुल। हैव हाई होप ऑन, जैसे मैंने कहा मुझे भरोसा है मेरे कुछ बच्चे बहुत जरूर सफल होंगे, है ना, इसका मतलब मेरी होप जो है बहुत ज्यादा हाई है। टू बी कॉन्फिडेंट दैट समवन विल बी सक्सेसफुल और सम गुड विल हैपन, कि कोई व्यक्ति जरूर विकास करेगा, विश्वास होना, राइट, ओके। नेक्स्ट और लास्ट है टू होप अगेंस्ट होप, मैंने आशा के भी खिलाफ आशा करना, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं आशा का, इसका मतलब टू कंटिन्यू द होप फॉर समथिंग इवन दो इट सीम्स अनलाइकली टू हैपन, किसी चीज की उम्मीद करना जो कि एकदम इम्पॉसिबल हो। जैसे सपोज दैट कि दिस लेडी इज वेटिंग बिकॉज हर हस्बैंड हैज एक्सपायर्ड, अब अगर ये आशा कर रही है कि मेरे हस्बैंड हो सकता है लौट ही आए, लौट ही आए, अब तो आने की कोई संभावना ही नहीं है, तो होप अगेंस्ट होप है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं नाउ दिस लेडी इज डेड and now he's trying that, oh my god, be alive, to continue to hope for something even though it seems unlikely to happen, है ना, कोई चीज जो आप सोच रहे हैं वो हो ना पाना। तो गाइज आज के इस वीडियोस में आई डिस्कस द 30 इंपॉर्टेंट इडियम्स। तो गाइज कुछ अच्छा अगर लगता है तो प्लीज शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स, नियर डियर एंड स्वीट वन, स्वीट हार्ड वन। एंड गाइस अगर कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगा तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो, नो प्रॉब्लम। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज सेंड योर फीडबैक through your valuable comment, and if you are new, so please subscribe the channel and please press the bell icon so you will be notified with our latest videos. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.